ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे, एक समस्या और एक स्थिति पर चर्चा करेंगे। वो समस्या और स्थिति ये है कि आज का जो युवा है वो साहित्य से यानी लिटरेचर से दूर होता जा रहा है। उसकी लिटरेचर और साहित्य के प्रति रुचि है वो काफ़ी कम होती जा रही है। उसका नतीजा है कि अच्छे साहित्य नहीं आ रहे हैं, युवाओं के साहित्य नहीं आ रहे हैं। हालांकि पत्रकारिता भी साहित्य का एक अंग है, एक अभिन्न अंग है पत्रकारिता। या आज की पत्रकारिता में साहित्य की कंपोनेंट लगभग नहीं के बराबर है, या जो भी थोड़ा बहुत है वो रविवार में एक दो आर्टिकल प्रकाशित कर देना ही उनकी साहित्यिक खाना पूर्ति है। इसका पाठकों पर यह प्रभाव पड़ा कि जो लोग साहित्य की रुचि रखते हैं, जो गरिमा में एक चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। अब इसके कोई कारण हो सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत आगे बढ़ गया है। सोशल मीडिया से समय नहीं मिलता साहित्यकारों को, युवाओं को, कि वो किसी अन्य पर करें। इसका एक कारण ये भी है, हो सकता है, कि जो साहित्य है वो क्यों लिखा जाता है, साहित्य के पीछे मकसद क्या है लिखने का। साहित्य के मकसद होता है कि आप प्रतिकार को, प्रतिवाद को शब्द देते हैं। अगर आप प्रतिकार या प्रतिवाद को शब्द नहीं देते हैं तो आपका साहित्य का कोई माने नहीं है। आप जो चीज़ हो रही है समाज में, जो घटना हो रही है, जो वर्तमान में स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो विषमताएँ जो भी हैं, उनके विरुद्ध अगर आप एक जनमत तैयार नहीं करते हैं, एक लोगों को आगे नहीं, मशाल लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, तब फिर साहित्य का मतलब क्या है। और वो करने के लिए आपका आज का युवा तैयार नहीं है। आज का युवा यथास्थिति के लिए तैयार है, जो है वही ठीक है, उसी में घूमता रहता है, फिरता रहता है। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल हम आज इस बात की चर्चा करेंगे। और साहित्य से मेरा यहाँ हमारा मतलब है हिंदी साहित्य से। हालांकि साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य नहीं होता, साहित्य हर भाषा का अपना साहित्य होता है। लेकिन हम चूँकि हमारा हिंदी से मकसद है तो हम हिंदी पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य से दूर क्यों हो रहा है युवा का, और उस युवा दूर कारण क्या है उसका, और दूर होने से क्या उसका असर पड़ रहा है, पाठकों को क्या नुकसान हो रहा है, उससे जो हमारे जो माहौल है, साहित्यिक माहौल है, जो एक माहौल है, सामाजिक माहौल है, उस पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने चार बड़े ही प्रतिबद्ध, चार बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ। एकदम दाईं ओर बैठे श्रीमती सविता पोद्दार, जो आकाशवाणी कोलकाता में उद्घोषिका हैं, अनाउंसर। उनके पास बैठे डॉक्टर अभिज्ञात, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत वर्षों तक शनिवार हिंदी दैनिक में काम किया, अभी अभी वहाँ से अवकाश लिया है। उनके पास बैठे श्री जितेंद्र जितांशु, पाक्षिक मासिक दोनों है उसकी प्रेसिडेंट है, उनका संपादक है वो। और शेष में बैठे श्री रावल पुष्प, जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो हिंदी एकेडमी है उसके कमेटी के सदस्य हैं, खुद साहित्यकार भी है, कथाकार भी है। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं सविता पोद्दार जी से। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि मूलतः आप साहित्यकार हैं, ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषिका हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में ये सही बात है कि आज का जो युवा है वो साहित्य से दूर होता जा रहा है, साहित्य के प्रति निर्लिप्त है, साहित्य में वो उसकी रुचि नहीं रही जो आज से पहले युवा होते थे। और जैसे मैंने बताया कि साहित्य लिखा जाता है ऐसा क्या, प्रतिकार के लिए, प्रतिवाद के लिए, उसमें उनकी अब दिलचस्पी नहीं रही, प्रतिकार के प्रति या उसके वो जोखिम लेने के तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है सविता जी? जी नेम्बर जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस परिचर्चा में मुझे शामिल किया। और कल ही हमारे देश ने रंगों का उत्सव होली मनाई है, तो हमारे जो सागर मंथन के दर्शक हैं उनको भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और अब हम परिचर्चा की यदि बात करें, जो कि जैसा आपने विषय बताया है कि हमारा जो युवा है वो साहित्य से दूर हो रहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है कि देश की, जो किसी भी देश की जनता अपनी चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य। शिक्षा और साहित्य से किसी भी देश की पहचान होती है, और साहित्य हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। जब सृजनात्मकता बढ़ती है
तभी हमारे मानवीय गुणों का विकास होता है और उसके साथ हमारे नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। यदि रचनात्मकता की कमी आती है और हमारा युवा साहित्य से दूर होता है तो ये समाज और देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि साहित्य एक वातावरण तैयार करता है और इसलिए साहित्य का जो संरक्षण है और संवर्धन है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम यदि सिर्फ युवा को दोष दें तो ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके कई कारण हैं। हमें उन कारणों की तरफ जाना पड़ेगा कि आखिर जो युवा की अभिरुचि है वो साहित्य से क्यों दूर हो रही है। उसका पहला कारण हम कह सकते हैं कि साहित्य, युवा वर्ग और उससे जुड़े जो सरोकार हैं उनमें बदलाव आया है, लेखन में बदलाव आया है, वातावरण बदला है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली है, हमारा पठन पाठन बदला है, हमारा जो ट्यूशन है, कोचिंग है, उसका दबाव हमारे युवाओं पर बढ़ा है। इसके अलावा कैरियर बनाने का जो एक दबाव है युवाओं पर वो बड़ा है। साथ में फिर जब वो पढ़कर बड़े हो जाते हैं, जब आगे निकलते हैं, तब उनके पास है कि रोज़गार की तलाश में भटकता युवा देखा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं आज के युग में डिजिटल वर्ल्ड का पदार्पण होना, ई बुक्स का होना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देखती हूँ कि युवाओं में धैर्य का अभाव, और इसके लिए हम पूरी तरह यदि युवाओं में इसका दोष दे दें तो ये संभव, ये सही नहीं है, क्योंकि युवा एक तयशुदा ज़िंदगी जी रहा है। हम ये कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी एक तयशुदा है। उनके माँ बाप ने ये निर्धारित कर रखा है कि उनको किस स्कूल में जाना है, उनको क्या स्ट्रीम लेकर पढ़नी है, उनको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर व्यवसाय करना है, फिर उसके बाद उनको अपना कैरियर कैसे बनाना है, उनको किस तरह प्रतिस्पर्धा को क्लियर करना है। तो वो एक के बाद एक अपने, जैसे सीधा होता है ना कि एक के बाद एक आप कदम बढ़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं, दाएं बाएं उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए उनके पास समय नहीं है, वो चाहते हुए भी ये नहीं कर पा रहे। तो धैर्य की कमी आ जाती है कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं, ये करना है। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है हमारे एकल परिवार, संयुक्त परिवारों का टूटना। ये हम एक बड़ी चीज़ देखते हैं, क्योंकि एकल, पहले संयुक्त परिवारों में हमने देखा कि जब हम बड़े हुए तो हमारे पास एक ही काम था कि आप पढ़ो, खाओ, खेलो। लेकिन आज के युवा के पास बहुत सारे काम हैं, वो अकेला है, वो अपने माँ बाप का अकेला बच्चा है, उसको परिवार के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं जो कि पहले चाचा, ताऊ, दादा, दादी ये सब निपटाया करते थे। आजकल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, इसके ऊपर यदि वो पढ़ने बाहर चले जाए तो फिर उनके पास दोहरा काम होता है, दोहरी जिम्मेदारी आती है। पहली तो ये कि उन्हें पीजी खोजना है, हॉस्टल में रहना है या किराए के मकान में रहना है। किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए के मकान मालिक से बातचीत करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, कभी प्लम्बर की असुविधा हो रही है, कहीं बिजली का बिल जमा करना है, कहीं आपको दाल, आटे, नून का भाव भी पता करना है। इसके साथ आप जब अभी बाहर हैं और आपके माँ बाप अकेले दूसरे शहर में हैं तो उनके पास भी आपको उनकी जिम्मेदारी भी निभानी होती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो नहीं लेना, उनके बिजली के बिल हमें जमा करने, उनके बहुत सारे बिल हैं जो उन्हें जमा करने हैं, उनकी खोज खबर लेनी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें युवा एक, कहते हैं ना कि एक मकड़ी के जाले में फंस कर रह गया है। वो चाहता भी है कि हम उसको पढ़ें, साहित्य को, लेकिन वो साहित्य को पढ़ने के लिए समय नहीं पा रहा। यदि हम बात करें कि वो नहीं पढ़ रहा तो ये बात गलत होगी, क्योंकि आज अभी आपने देखा कि पिछले दिनों पुस्तक मेला हुआ, उसमें 12 दिनों के पुस्तक मेले में करीब 25 लाख विजिटर्स आए और 27 करोड़ की किताबें बिकी। अब ये 27 करोड़ की जो किताबें, और जो आपका दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला हुआ उसमें करोड़ों किताबें बिकना, क्या ये नहीं बताता कि किताबें जब छप रही हैं तो वो बिक भी रही हैं, और बिक रही हैं तो वो युवा वर्ग उसकी तरफ आकर्षित है। बात ये है कि युवा वर्ग पढ़ तो रहा है लेकिन वो वातावरण बदला है, उसके विषय बदले हैं, वो विषयों को बदल करके पढ़ रहा है। और किस तरह की किताबें पढ़ रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पढ़ रहा है, हास्य व्यंग पढ़ रहा है, लघु कथाएं पढ़ रहा है, छोटी कविताएं पढ़ रहा है, जो
बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी किताबें पढ़ रहा है, पाक शास्त्र की किताबें पढ़ी जा रही हैं, योगा की किताबें पढ़ी जा रही हैं, आयुर्वेद की किताबें पढ़ी जा रही हैं। तो बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ी जा रही हैं और युवा लिख भी रहा है और पढ़ भी रहा है। बस फ़र्क यह है कि वातावरण बदल गया है। हम और भी इस पर बातें करेंगे। मैं फ़िलहाल अपनी बात अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। सविता पोद्दार जी ने कई बातें हमारे सामने रखी है। उन्होंने पहले बताया साहित्य जो है वो सृजनात्मकता को बढ़ाता है, माने आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए साहित्य बहुत जरूरी है। पहले हम उसके महत्व को समझे, क्यों सही है साहित्य। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ युवाओं को दोष देना उचित नहीं है कि सिर्फ युवा दोषी है। आज की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनको सब बताया उन्होंने, सरोकार को बताया, वातावरण बताया, शिक्षा व्यवस्था बताया, कैरियर बताया, रोजगार की तलाश से भटकता युवक बताया, युवाओं में धैर्य की कमी बताया, संयुक्त परिवार का टूटने को बताया, दुनियादारी को निपटाने में ही सारा समय निकल जाता है। आखिर युवा व्यक्ति है, समाज का तो अंग है, वो तो ऊपर से आसमान से नहीं आया है। तो दुनियादारी को निपटाने में ही अपने परिवार की समस्याओं के साथ समय खत्म होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन एक जेन्युइन एक पॉजिटिव उदाहरण उन्होंने ये दिया, पुस्तक मिलेगा। उन्होंने बताया कि 25 लाख लोग उसमें आए थे, 12 दिन का मिला था, 25 लाख लोग आए और 27 करोड़ की बिक्री हुई किताबों की। उससे तो ये स्पष्ट है कि लोग ऐसे बातें युवा लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, उसमें जेन्युइनली पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं उससे ये कहूँगा कि उसमें हिंदी के कितने लोग हमें मालूम नहीं है, हिंदी के लोग कितने हैं। या जो भी हो, हम उनका ये कहना है कि कई बहुत से कारण हैं जिसके कारण युवाओं जो है वो साहित्य से भटक रहा है, अलग जा रहा है। तो हमने इस प्रकार सविता से बात की। अभिज्ञात जी एक जाने पहचाने चेहरे हैं साहित्य क्षेत्र के। उन्होंने दैनिक पत्र में बहुत वर्षों तक साहित्यिक परिशिष्ट निकाला। यही नहीं, खुद साहित्यिक पुस्तकों का संपादन किया, खुद किताबें लिखी है। अभिज्ञात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सविता जी ने बहुत सी बातें रखी, मैं नहीं चाहता कि आप उसको दोहराइए, लेकिन उसमें क्या चीज़ जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं में साहित्य पढ़ने और लिखने के तौर तरीके में बदलाव आया है। जो इंटरनेट और बाद में फेसबुक और सोशल मीडिया का जो प्रचलन बढ़ा, प्रभाव बढ़ा और नए प्लेटफॉर्म मिले, युवा अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके मन में जो विचार है वो फेसबुक पर दे दें, वो इंटरनेट पर अपनी ब्लॉग लिख दें, तो पुस्तकों के बदले वे तत्काल में जो विचार आया है उसको साझा कर दे रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए, और हर आदमी के हाथ में आज मोबाइल है और सबकी पहुंच है, किसी ने 2 पंक्तियां कविता की उसके दिमाग में आई और उसने फेसबुक पर लिख दिया और उसके सैकड़ों मित्रों ने उस पर लाइक मारा, कुछ ने प्रतिक्रियाएं दी, तो उसको यह भी समझ में आ जाता है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसमें लोगों की दिलचस्पी कैसी है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कम से कम लोगों तक पहुँच रहा है। ये जो तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को सामने लाना है, इसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ भी होती, क्योंकि विचार को पकने के लिए जो समय चाहिए वह समय नहीं है। इंटरनेट में तत्काल बातें पहुंच जाती हैं। ये अलग बात है कि उसको बाद में संशोधित करके लोग पुस्तकाकार देते हैं। कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने तो फेसबुक पर अपने तमाम लेख लिखे और बाद में उसको पुस्तकाकार प्रकाशित किया। इसलिए जो फेसबुक पर या जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है उसे भी आप लेखन मानिए, उसे भी साहित्य मानिए, उसको भी वही दर्जा दीजिए जो पुस्तकों को दिया जा रहा है। और इंटरनेट के विस्तार से और फेसबुक वगैरह के आने से ऐसा भी हुआ है, उसने बहुत सारे नए लेखक दिए। ऐसे लोग जिनको नहीं लगता था कि वे लेखक बन सकते हैं, उन्होंने पहले अपने 2-4 पंक्तियों में विचार साझा किए और जब देखा कि लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं तो उन्होंने उसको संजीदगी से लेना शुरू किया और धीरे धीरे वे लेखन की तरफ बढ़े। और बाद में यह भी हुआ कि वे मुद्रित साहित्य में आए, उन्होंने किताबों के रूप में उनकी कृतियां सामने आई।
तो इंटरनेट के विस्तार और फेसबुक और सोशल मीडिया के विस्तार की वजह से बहुत सारे नए लेखक पैदा हुए। और आज जो आप देखिए कि हर साल जो पहले किताबें छपती थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेखकों की संख्या भी बढ़ी है और मुद्रित होने वाले पुस्तकों की संख्या भी बढ़ी है। और यह जो अभिरुचि है वह उन्हें धीरे धीरे संजीदा लेखक के रूप में कई लोगों को हम लोग पाते हैं कि ये संजीदा लेखक पैदा हुए। दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य में लिखने के लिए जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि हिंदी साहित्य में हमारा भविष्य आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह के पैसे अंग्रेजी लेखकों को मिलते हैं, अमीश त्रिपाठी जैसे लोग हैं जो, या अमिताभ घोष जैसे लोग हैं, या चेतन भगत जैसे लोग हैं, जो कई लोगों ने तो अपनी ऊंची नौकरियां छोड़कर फुल टाइमर राइटर बने। लेकिन हिंदी साहित्य में जो लोग लिख रहे हैं उनको मालूम है कि उनको आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई पहले नौकरी करनी है, फिर उस बचे हुए समय में परिवार को भी समय देना है, दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और फिर कहीं लिखने की बारी आती है। तो एक थका मादा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने लेखन से किसी तरह आर्थिक सुविधा या संपन्नता की कोई आस नहीं है, वो साहित्य रचता है। उसे देखकर युवा को लगता है कि अगर मैंने साहित्य को अधिक समय दिया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आना है, मैं इसको कैरियर कैसे बना सकता हूँ। तो इसलिए भी युवा साहित्य की तरफ बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से लिखने के लिए नहीं आना चाहते। और निश्चित रूप से जो पार्ट टाइमर शौकिया तौर पर जो साहित्य रचा जाएगा उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको वह पूरा समय अगर देता तो बहुत बेहतर लिख सकता था और बढ़िया सृजन सामने आता, तो इससे पठनीयता बढ़ती। वह लेखक अगर किसी घटनाक्रम पर कहानी लिख रहा है तो वह कई बार वो स्पॉट पर नहीं जा पाता, उसको जाना चाहता है नहीं जा सकता, उसके पास वक्त नहीं है। जहाँ नौकरी करता है वहाँ से उसको छुट्टी नहीं है। उन चीज़ों को ठीक से वेरीफाई करना या उन चीज़ों को आँख से देख कर लिखना, यह वह अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इस तरह से उसका साहित्य जो बेहतर साहित्य दे सकता था, अगर साहित्य लेखन उसका फुल टाइमर साहित्य बनता, उससे उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता, तो वह जरूर उसमें संजीदगी से लिखता और बेहतर सृजन सामने आता, तो पढ़ने वालों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। अभी क्या है कि अनुवाद बड़ी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन बन गए हैं जिससे अनुवाद आसान हो गया है। इस तरह से बहुत सारी प्रतिष्ठित पुस्तकें जो दूसरी भाषाओं में हैं वो आ रही हैं, तो उसके आगे हमारा थका मादा जो लेखक है वह विश्व की उन कृतियों से सीधा उसका मुकाबला है, जिसके आगे वह थोड़ा फीका लगता है। इसलिए भी हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ नहीं लगती है। डॉक्टर अभिज्ञात ने उस बात को आगे बढ़ाया जो सविता जी ने जो बात शुरू की थी, बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। उनका कहना है कि इंटरनेट सोशल मीडिया के प्रसार प्रभाव के कारण नए लेखक बन हुए हैं, कुछ ऐसे भी हुए हैं जो नए लेखक हुए हैं, और वो इंटरनेट सोशल मीडिया के कारण ही आए हैं। वो एक नई उनकी तैयार हुई टीम। और जो उन्होंने कारण बताया भविष्य में कि क्यों नहीं हिंदी साहित्य में लोग आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण जो हम लोग जानते भी हैं कि भविष्य के प्रति उनको निराशा है। उनको उम्मीद नहीं है कि इसमें रह करके हम भविष्य की बात छोड़ी, हम अपनी रोजी रोटी भी कर सकते हो, 2 टाइम का खाना भी जुगाड़ कर सकते हैं, इसमें भी डाउट है उनको। एक थका मादा व्यक्ति है, अपनी घरेलू परेशानियों से, उत्तरदायित्व से परेशान है, व्यवस्था से परेशान है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो हिंदी साहित्य का सृजन करे। लेकिन इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में मेरे समझता अगले दौर में हम जानना चाहेंगे। और क्या यही एकमात्र कारण है या ये उनको एक बहाना मिल गया है? पढ़ने में कितनी रुचि है लोगों की? पहले का जो साहित्यकार था वो पढ़ता था, सुबह से रात तक पढ़ता था, आज कहाँ पढ़ते हैं लोग? मैंने ऐसे साहित्यकारों को देखा कि ट्राम में बैठे बैठे भी पढ़ रहे हैं, वो नाम नहीं लूँगा, ट्राम में पढ़ रहे हैं, वो ट्रेन में पढ़ रहे हैं, सब जगह पढ़ते हैं। आजकल आपको पढ़ता हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने विदेशों में जरूर देखा है कि स्वचालित सीढ़ियों में
एक लेडी है किताब पढ़ रही है, उतर रही है। ये विदेशों में देखा है, लेकिन यहाँ अपने देश में नहीं है वो बात। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ये कहाँ तक वो खुद दोषी है, कहाँ तक व्यवस्था दोषी है, कहाँ या ये है कि वो इन सब कारण से इनका कैरियर चाहता, बड़ा कैरियर बने वो, जो बड़े बड़े कैरियर ग्लैमरस हो, जहाँ पर है ग्लैमर है, तो ग्लैमर में कुछ लोग तो चले गए बम्बई, फिल्म वर्ल्ड में लिखने लग गए, बहुत लोग गए, बहुत बड़े सारे तो हिंदी के साहित्यकार जितने थे, उर्दू के साहित्यकार सब तो बम्बई में है, सारे कवि लेखक लिरिक्स लिखने वाले सब तो वहीं से गए हैं। नहीं, अब वहाँ भी बहावा हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं उनके यहाँ, वो अब नए लोग नहीं आ रहे हैं। एक कारण है कि अब फिल्मी गाने वो उतनी अच्छी नहीं आ रहे हैं जितने पहले आना चाहिए था। ये सारी बातें हैं। इस प्रकार हमने सविता जी से बात की, विज्ञान जी से बात की, दोनों इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके पश्चात हम हमारे अन्य दो प्रतिभागियों से बात करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं साहित्य से दूर होता युवा, और ब्रेक में जाने के पहले डॉक्टर अभिज्ञात और उसके पहले श्रीमती सविता पोद्दार ने इससे संबंधी बहुत सी बातें कही। इस बात को माना कि साहित्य के प्रति अब युवाओं की रुचि नहीं है, वो युवा लेखक नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके उन्होंने कारण भी बताए। आइए बात करते हैं जितांशु से। जितांशु जी, आप तो खुद एक पत्रिका निकालते हैं, और कुल मिला करके मैं जहाँ तक जानता हूँ आपकी जो पत्रिका है वो साहित्यिक पत्रिका ही है। काफ़ी उसमें होता है, साहित्यिक लेख आलेख बहुत छपते हैं। तो जो लिखने वाले हैं क्या पहले से कम हुए हैं, या उनका लेखन पहले जितना प्रखर था, जिसमें साहित्यिक जो कंपोनेंट था वो नहीं हुआ है? क्या लगता है आपको, इसका और क्या कारण हो सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद निवर जी। मैं ताजा टीवी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को उठाया कि हिंदी साहित्य का से क्यों दूर जा रहा है युवा, और युवा जा रहा है तो उस पर ये पड़ताल है, और दर्शक इससे लाभान्वित ज़रूर होंगे। दो लोग बोल चुके हैं और दो लोगों ने काफ़ी बोला है, तो मैं जो बातें बची रह गई उन पर बात करता हूँ। आपने एक बात कही कि साहित्य प्रतिकार का है, और मेरी ये राय है कि युवा से ज़्यादा प्रतिकार की भाषा, क्रियाशीलता और किसी में नहीं है। तो कहीं हमारा जो साहित्य है, हमारी जो किताबें हैं, उसमें जो प्रतिकार की जो चीज़ें हैं वो कुछ कम हो रही हैं। हिंदी साहित्य के लिए मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि हिंदी की तमाम बोलियों के साथ साथ, जैसे काक बरोक है या दूसरी भाषाओं के नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं, वो मोर और लेस हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य को जानते हैं। हम अगर घर से निकलें, और युवा भी घर से निकल रहा है, वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा है और देख रहा है कि उसको रास्ते में पहले जिस तरह किताबें लोग पढ़ते थे ट्रेन में, अब वो नहीं पढ़ रहे हैं, और जो व्हीलर की किताबों की दुकान थी, स्टेशनों पर जो दुकानें थी, उस पर अब वो साहित्य उसे नहीं दिख रहा है। वहाँ लोग दूसरी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, साहित्य नहीं बेच रहे हैं, या बहुत पॉपुलर कोई फिल्म आ गई, उसकी किताब उन्होंने वहाँ लगा दी। तो हमें ये लग रहा है कि हमारे घर से निकलते ही उसे साहित्य की जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, इसलिए वो थोड़ा सा दूर होना चाह रहा है या हो रहा है। हम उसे रोक सकते हैं। रोक किस तरह सकते हैं कि अभी उसके पास में अगर किताब नहीं तो उसके पास गैजेट्स हैं। गैजेट्स ही नहीं है, उसके पास में इतने तरह के ऐप्स हैं, इतनी तरह की सुविधाएं हैं कि अगर उसे कहीं भी कोई भी थोड़ी सी सामग्री मिलती है जिससे वो पढ़ना चाहता है, उसमें साहित्य है या उसका विषय, तो उससे वो बचना नहीं चाहता। अच्छी बात यह हुई है कि पिछले 10-15 सालों में एक ईमेल करने में हिंदी में हमें 3 घंटे लगते थे, आज की तारीख में हम बोल रहे हैं, और इन गजगेट्स में हमारा जो साहित्य है वो सहज ही जा पा रहा है। इसके साथ मैं सविता जी से एकदम सरोकार रखता हूँ कि हमारे जो दादी नानी की जो कहानियाँ थी, जो एकल परिवार में हम बदले हैं, उससे भी हमारा साहित्य युवा उन सारी चीज़ों को साथ में लेके नहीं जा पा रहा है। गजगेट्स में या टीवी में उसने कुछ सुन लिया तो बुलाकी दास नाई को वो नहीं पहचानता, गनू झा को वो नहीं पहचानता,
शायद वो बचपन से उस तरह सीख के आता। और एक बात है कि जो किताबें छापते हैं, जो प्रकाशक हैं, जो बड़े प्रकाशक हैं या जो प्रगतिशील प्रकाशक हैं, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो किताबें छापें तो युवाओं को ध्यान में रखें। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ बाल साहित्यकार हैं, हमारे यहाँ बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन कोई किसी साहित्यकार के केंद्र में युवा है कि नहीं, मुझे डाउट है। इसलिए कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम दूसरी भाषाओं में देखते हैं कि कई भाषाओं के लेखक वो नियम बना लिए हैं कि अगर वो लेखक हैं, अगर वो कवि हैं, तो उनको हर हालत में किसी न किसी अपने भाषा के आइकॉन पर उसकी आत्मकथा उनको लिखनी है। बच्चों के लिए लिखना ही लिखना है, अपना जो उनको लिखना है वो लिखना ही है। ऐसी जो प्रवृत्ति है हिंदी साहित्य में भी आए तो हमारा लेखक बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छी चीजें हैं, जस्ट थोड़ा सा उसको घुमाने की जरूरत है, वो युवा को आराम से खींच सकता है। इसके साथ ही साथ एकल परिवार तो गए ही, जगह जगह लाइब्रेरीज में जाने की जो परंपरा थी, बड़े बाजार में हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, पत्रिकाएं रहती थी, कॉमिक किताबें रहती थी, वो परंपरा भी कम हुई है, जिसकी वजह से रीडिंग की जो प्रोसेस है वो युवाओं के साथ घट रही है। अब वही बहुत सारी लाइब्रेरियां जो चार्टेड अकाउंटेंट बनाने का वहाँ पढ़ाई पढ़ा रही हैं, तो वो चीज़ घटी है। इसके अलावा साहित्य के नाम पर नहीं कहेंगे, साहित्य के लिए ही अलग अलग राज्यों में, और हमारा बंगाल तो बहुत आगे है कि वो हिंदी साहित्य अकादमी सक्रिय हुई है, दलित साहित्य अकादमी बनी है। तो साहित्य अकादमियों के जो कार्यक्रम हैं, जो नियंता हैं, जैसे हमारे भाई हैं हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, आप लोग हैं, तो उनकी जो कार्यक्रमों की जो फोकस है वो साड़ी, खाना के अलावा युवाओं की तरफ भी बढ़ जाए थोड़ी सी, ये मेरी राय है। मेरा एक अनुभव है और बहुत व्यक्तिगत अनुभव है कि बच्चों का जो साहित्य है बहुत बिकता है। मैंने पूना बुक फेयर में देखा, नागपुर बुक फेयर में देखा, गोरखपुर में देखा, युवा आ रहा है, वो मांग रहा है कि नौकर की कमीज है, नौकर की कमीज विनोद शुक्ल की किताब, कई चांद थे सरे आसमान, वो रेडी होके आ रहा है, क्योंकि उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन किताबों के नाम पता चल रहे हैं। सबसे ज्यादा रस्मरथी बिकी है, ययाति बिकी है, जो मैं इस उम्र में सोचता हूं कि मैं ययाति को मैं दोबारा पढ़ लूं। मैंने कहने का मतलब यह है कि हमारा युवा कोई शून्य नहीं है, हमें उसके हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से अपने को, अपने लेखकों को, अपनी संस्थाओं को बदलना पड़ेगा। और वह युवा जो पढ़ना चाहता है, उसके पहले ही हम कह दें कि साहब ये तो लुगदी साहित्य है, भाई तू क्या पढ़ रहा है, तू गंभीर साहित्य पढ़। गंभीर साहित्य क्या? साहित्य वो है जिसे युवा सहज ही पकड़े। और बात सही है कि ई बुक में वो जाना चाहता है, धैर्य में अभाव है, तयशुदा जिंदगी में जीना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद सांस तो लेना चाहता है। क्या वो नहीं चाहता कि वो संस्कृति का कोई हिस्सा है? हमें थोड़ा सा सोच करके पॉजिटिवली उसके लिए रास्ते तलाशने पड़ेंगे, जैसे आपने तलाशे। ये जो बहस है इसे कोई तो युवा सुनेगा, और हम लोग जो थोड़े से सीनियर होते जा रहे हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जहां चांस पाए हम युवाओं के बारे में भी सोचें। यही कुछ चीजें थी जो मैं आपस में साझा करना चाहता हूं, और आगे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत जितांशु जी ने एक आशावादी बात भी की, ऐसी बात नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लिख रहे हैं, बाल साहित्यकार भी हैं, गंभीर साहित्य भी, वो लुगदी साहित्य भी है, लुगदी साहित्य भी चलता है, गंभीर साहित्य भी है, लिखा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं। ठीक है कि उनको उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मैगजीन्स पहले से कम हो गई हैं, डेली अखबार में साहित्य रहा नहीं है, तो उनको मंच भी नहीं मिलता है। ये सब बहुत समस्या हैं। आइए बात करते हैं हम श्री राहुल पुष्प से, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो हिंदी एकेडमी, जो पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी एकेडमी है, उसकी कमेटी के सदस्य हैं। राहुल पुष्प जी, आप क्या सोचते हैं? और पंजाबी साहित्य के बारे में भी हम चाहेंगे थोड़ा सा इसके जरिए आपके उपस्थिति का लाभ लेंगे कि आप पंजाबी साहित्य में भी युवाओं की यही स्थिति है कि वो नहीं आ रहे हैं, या बेहतर स्थिति है? और हिंदी एकेडमी जो हिंदी के लिए काम कर रही है,
उसमें भी क्या है कि आप युवाओं को लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविजन आपके है? राहुल पुष्प जी। देखिए, साहित्य से युवाओं की बढ़ती दूरी, ये जो विषय है, ये ऐसी बात नहीं है कि युवाओं को की दूरी जो है साहित्य से आज हुई है। मैं अब अपने ज़माने की बात लूँ तो उस ज़माने में जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उस ज़माने में ही साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ा और तब से लिखना शुरू किया और अनवरत आज तक लिख रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय होता हुआ, चाहे मैं कर्म जीवन में गया, लेकिन लगातार लेखन जारी है। लेकिन क्या उस जमाने में मेरे साथ जो पढ़ते थे उनमें से 2-1 लोग लिखना शुरू किए, लेकिन वो कॉलेज आते आते वो बात समाप्त हो गई। या कॉलेज में जो हैं उस समय लगता है कि सारे लोग कवि बन गए हैं, कविताएं लिख रहे हैं, प्रेम होता है, प्रेम कविताएं लिख रहे हैं। लेकिन जब वो कर्म जीवन में आते हैं तो वो उसको स्थायी नहीं रख पाते हैं, वो लेखन को बिल्कुल स्थायी नहीं रख पाते हैं। वो अपने घर संसार को चलाने में इतने व्यस्त, इतने मशगूल हो जाते हैं और साहित्य के प्रति वो भाव उनका नहीं रह पाता है। अब बात है कि खासतौर से हिंदी साहित्य की बात, जैसे आपने कहा है कि हिंदी में लेखन, कुछ और मेरे मित्र वक्ताओं ने भी ये बात कही है कि हिंदी में लिखना यानी वही बात है कबीरदास की बात कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो जा रहे घर अपना चले हमारे साथ। तो हिंदी में लिखना पढ़ना जो है ये अपना घर जो है खत्म करने वाले, तबाह करने वाली बात है। वो इसलिए कि आप लिख कर हिंदी में, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे कुछ भी हो, आप अखबारों को, पत्र पत्रिकाओं को भेजते हैं तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो उनको शायद चवन्नी भी नहीं मिलती, एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो ये स्थितियाँ जो हैं बहुत ख़राब हैं। वहाँ रोना रोया जाता है, या लिखने पढ़ने के बाद भी अगर कोई किताब भी छपवाना चाहता है तो वहाँ प्रकाशक कोई तैयार नहीं होता उसके लिए। उनको चाहिए कि भाई आप अपने पैसे दो, अपनी किताब छपाओ। तो एक तो वो बेचारा अपना समय किसी तरह निकाल कर लिखता पड़ता है, उसके बाद किताब छपवानी है तो वहाँ ऐसी कोई उसको सुविधा नहीं मिलती। तो इस तरह की तमाम जो असुविधाएं हैं वो हैं ही। और जैसा कि जितांशु जी बता रहे थे कि बचपन, ये जो बच्चों के लिए लिखना, तो बच्चों के लिए लेखन जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़े लेखक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बच्चों के लिए लिखना मतलब 2म दर्जे का लेखन है, जबकि बात ऐसी नहीं, ये बहुत बड़े दायित्व की बात है। पंजाबी में कई ऐसे लेखक हैं जो बच्चों के लिए लिखते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बंगाल में हम लोग हैं। तो बंगाल में चाहे वो सुनील गंगोपाध्याय हो, प्रतुल मुखोपाध्याय हो, या और जितने भी लेखक हुए हैं, महाश्वेता देवी हैं, सबने छड़ा लिखे हैं। उसको छड़ा कहते हैं बंगला में। वो छड़ा बच्चों के लिए उन्होंने बहुत लिखा। वो सीधे सीधे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ लिखते हैं। राम कुमार जी हुए हैं, तो कई लोग हैं वो जहाँ गंभीर साहित्य लिखते हैं वहाँ बच्चों के लिए अवश्य लिखते हैं। उससे क्या है, बच्चों में साहित्य के प्रति आकर्षण पैदा होता है। इसलिए हम कलकत्ता पुस्तक मेले की बात लें तो कलकत्ता पुस्तक मेले का लोग साल भर इंतजार करते हैं, और वहाँ हर स्टॉल पर गोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, कविताएं होती हैं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से सैकड़ों तो किताबें जो हैं वो प्रकाशित होती हैं, उनका लोकार्पण वहाँ होता है। वहाँ कितनी हिंदी की किताबों का लोकार्पण होता है। इस बार कलकत्ता पुस्तक मेले की बात लें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 या 5 या 6 बमुश्किल पुस्तकों का लोकार्पण हुआ होगा, और सैकड़ों बांग्ला की पुस्तकों का वहाँ लोकार्पण हुआ है। तो एक समय था जब हम लोग के दौर में भी, हम लोग जब जाते थे, A.H. व्हीलर की बात हुई, तो हम लोग जब जाते थे स्टेशनों में तो वहाँ पत्रिकाएं भी मिल रही हैं। अब साप्ताहिक हिंदुस्तान है, धर्मयुग है, सारिका है, तमाम तरह की साहित्यिक पत्रिकाएं, पुस्तकें मिला करती थी। तो हम लोगों में जो विकसित हुई ये साहित्य के प्रति आकर्षण, या नियमित इसकी सुविधा हमें मिली, तो हम बराबर इससे जुड़े रहे। आज किसी भी आप स्टॉल पर देखिएगा तो वो स्थिति नहीं है, वो लोग किताबें नहीं खरीद पाते हैं। और एक कारण ये भी है कि हिंदी पुस्तकों की कीमत इतनी ज़्यादा है
कि जेब में उतने पैसे नहीं कि लोग खरीद पाए। एक एक किताब जो 300 रुपए की मिलती है, वही अगर बांग्ला में किताब है तो आपको मुश्किल से 100 रुपए की मिल जाएगी। तो पुस्तकों के पीछे जो मूल्य है वो भी एक कारण है। और इसके अलावा आज जो है समय भी बदल गया है, पढ़ने के तौर तरीके बदल गए हैं। पहले सिर्फ मुद्रित पुस्तकों की बात थी, आज सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप कोई भी ई बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, और उसमें लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले जहाँ लिखने की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, वहाँ आप फेसबुक में लिख रहे हैं, उससे भी कई नए लेखक सामने आए हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि समाज का जो दायित्व है उसको बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा रहा है। आज हम जानते हैं कि कलकत्ते में हिंदी मेला जो होता है, अब हिंदी मेला के माध्यम से सैकड़ों युवक उससे जुड़ रहे हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो, आवृत्ति हो या एकांकी हो, इस तरह की तमाम चीज़ों से जो है युवा वहाँ जुड़ रहे हैं। लोग नए, उसमें कई लेखक भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे नाटक की बात अगर करें तो उमा झुंझुनवाला की जो संस्था है लिटिल शेक्सपियर, वहाँ हर महीने ही एक रंग अड्डा होता है, जहाँ बराबर युवक आते हैं, बराबर वो ट्रेनिंग दे रही हैं। तो इस तरह युवा वर्ग जो है बराबर सामने आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूँ पश्चिम बंगाल हिंदी अकेडमी का, और लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ, और जिसमें हर 2 महीने पे काव्य चर्चा कार्यक्रम करता हूँ, और उसमें न सिर्फ वरिष्ठ कवियों को बल्कि युवा कवियों को भी मौका बराबर दे रहा हूँ। तो इस तरह की तमाम लघु कथाओं पे लंबा कार्यक्रम मैं साल में एक बार बड़ा करता हूँ, जिसमें युवाओं को भी ये सुविधा मिलती है, जिससे वे सामने आ पाए। श्री राहुल पुष्प जी ने अपनी बातचीत की शुरुआत कबीर के एक बड़े अच्छे दोहे से की कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लिकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो ये उन्होंने एक बताया, इसमें कई बातें उन्होंने बता दी कि जो घर फूके आपनो, बहुत पहली कविता थी, जो अपना घर फूंक सकता है, या जिसमें तमन्ना हो अपने घर फूंकने की, साहित्य लिखने की तमन्ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वही हमारे साथ चल सकता है। स्थिति आज नहीं, पहले भी वही भयावह स्थिति। इसका मतलब ये हुआ अपने घर को फूंकने का किसको इतना कहते हैं। लेकिन पहले क्या था, उतनी लोगों की एम्बिशन नहीं होती थी, उसमें भी एक मजा था, उसमें एक आनंद था। मुंशी प्रेमचंद, दिनकर जी को लीजिए ना, महाराष्ट्र के दिनकर, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, एक सरकारी नौकरी करते थे गवर्नमेंट के, बचा कर रखा नौकरी को भी और अपने साहित्य को बचा कर रखा, साहित्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे कुशल लोग भी हैं। तुलसीदास जी को लीजिए, और पुरानी चलिए, तुलसीदास जी को लीजिए। तुलसीदास जी को अकबर ने बहुत बार बुलाया, लेकिन बड़े चालाक थे, वो डिप्लोमेट थे, और देखे ना बोल देंगे तो आखिर बादशाह है। उनके सामने कवि गंग को हाथी के कुचलवा दिया था, तो कहीं मेरी भी हालत यह नहीं हो, तो उन्होंने ना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, और अपना किसी तरह अपने रामचरितमानस में लिख भी दिया उन्होंने, और अकबर के दरबार में गए भी नहीं वो। तो ऐसी एक होशियारी आज के कवियों में नहीं है, आज के लेखकों में नहीं है। आपका बोलने का अर्थ ये है, जबकि होना चाहिए, क्योंकि आखिर कोई भी व्यक्ति जब लिखता है, जो हमने शुरू में कहा था प्रतिकार, प्रतिवाद, तो व्यवस्था तो नाराज होगी ही, आसपास के लोग तो नाराज होंगे ही। हम भी बहुत बार हमारे अखबार में कुछ छपता है तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, लेखक नाराज हो जाते हैं, कई बार बड़े जो हमारे विज्ञापन दाता हैं, समाज के जो बड़े लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन उनको अपने को बचा के रखते हुए बात भी करनी है, कहना भी है, वरना हम साहित्य का क्यों करेंगे? फिर तो दुकान खोल के बैठिए, कपड़े की दुकान, फिर साहित्य की रचना में क्यों आते हैं? कुछ तो आपको आपका मादा भी होना चाहिए। बहुत कई लोग हैं जो पहले भी उन्होंने यात्रा सही है, तकलीफ सही है, कष्ट रहा है, अब तैयार नहीं है लोग। हर आदमी चाहता है कि हमको एक एयर कंडीशन फ्लैट मिले, एक गाड़ी हो, और अब तो है ही, जो सरकारी जो अवार्ड्स लेने में, सरकारी पुरस्कार लेने में, सरकारी सम्मान लेने की बहुत दौड़ क्यों मची है? इसलिए मची कि सारी सुविधाएं मिल जाती है उनको, मिल जाए सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सृजन तो खत्म हो गया, आपका जो क्रिएशन है वो तो खत्म हो गया। ये सारी बातें उन्होंने कहा कि लोग करते थे। A.H. व्हीलर में पुस्तकें, किताबें खरीदना, ये बात सही है कि जब से टीवी आया है तब से मैगजीन्स तो प्राय बंद ही हो गई। अब समय कहाँ है, आप दिन भर तो टीवी देखते हैं। पहले लोग देखते थे, हम लोग हर जो साप्ताहिक अखबार था वो फ्राइडे को निकला करता था, शुक्रवार को हम लोग रस चाहते थे कहीं शुक्रवार सारा अखबार ख़त्म नहीं हो जाए, मैगजीन ख़त्म नहीं हो जाए, खरीद के लाते थे। अब ऐसी बात नहीं है।
अब तो टीवी में सारा पाठक, जो पाठक है वो तो टीवी में लग गया है, तो पाठक है कहाँ? जो पत्रिकाएं पढ़ती थी, सारिका सरिता इसे पढ़ते थे, बातचीत करते थे, वो है ही नहीं। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं जिनके लेकर हमारे उन्होंने कहा हम सारे प्रतिभागियों से एक दौर में फिर बात करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। और अभी हम परिचर्चा करें साहित्य से दूर होता युवा, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने इसमें कई बातें रखी है, हमने कई कड़वे सच रखे, कई सच्चाइयाँ रखी, कई व्यवस्थाएं रखी उन्होंने, कैसे आज का युवा क्यों भटक रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, साहित्य क्यों नहीं सृजन करना चाहता, कई बातें उन्होंने रखी। आइए हम फिर से इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें श्रीमती सविता पोद्दार से। सविता जी, आप तो महिला हैं, हमारे तो महिलाओं ने भी बहुत लिखा है, पहले भी लिखती है, अभी है। मैं सिर्फ सुमित्रा कौर चौहान और महादेवी वर्मा की बात नहीं करती, आज की भी लिखती है, व्यवहार लिख रहे हैं। मधु काकरिया लिख रही है, अलका सरावगी लिख रही है, अच्छा लिख रहे हैं। प्रभा खेतान अलग अब रही नहीं वो, तो हाल की बात है। अब ऐसा क्यों नहीं आ रहे? ये सब बूढ़े नहीं, ये सब युवा हैं, अब वो बूढ़े हो गए, अलग बात है। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आ गई? ऐसा क्या आ गया कि सब उनको चुनौती, ऐसी कौन सी क्रांतिकारी मशाल लेकर के घूम रहे हैं वो लोग? सविता जी। देखिए निवर जी, आपने सच कहा कि हमारे महिलाओं ने भी बहुत लिखा है और अभी कुछ समय पहले तक भी काफ़ी लिखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि लेखक लिख तो रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, और यही वजह है कि वो लोकप्रिय नहीं हो रहा है। खाली वो आत्ममुग्धता में लिख रहा है। वो हमारे जो पूर्ववर्ती साहित्यकार हैं, जो महिलाएं भी हैं, जो पूर्ववर्ती जो हमारे साहित्यकार हैं या जो समकालीन साहित्यकार हैं, उनको पढ़ नहीं रहा। जो आपकी चिंतन है वो तो हो सकता है, लेकिन वो आपका जो चिंतन है उसका प्रभाव वो किस ओर है? हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ रही हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी भी कर रही हैं, नौकरी के साथ घर परिवार भी संभाल रही हैं, और इसके साथ आजकल आप देखिए कि उनको यदि थोड़ा सा भी वक्त मिल रहा है अपनी सारी दुनियादारी से, तो ओटीटी, वेब सीरीज, स्टैंड अप कॉमेडी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। और उन चीज़ों में वो अपनी जो यदि टैलेंट है वो उसके अंदर अपना एक कैरियर तलाश कर रही हैं। वो उस ओर नहीं जा रही कि मैं एक किताब लिखूं और वो किताब मेरी छपेगी और वो लोकप्रिय होगी कि नहीं होगी, लोग उसे लेंगे कि नहीं लेंगे, वो भी एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि आज यदि हम देखें कि आज किसी भी किताब का लोकार्पण होता है तो वहाँ सिर्फ लेखक ही लेखक होते हैं, वहाँ पाठक वर्ग नहीं होता। तो वो जो उसने लिखा है, जो एक समय बचाकर किसी तरह से उसने अपनी मन की संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को उस एक किताब के रूप में लेकर के वो आई है, तो वहाँ उसे पाठक नहीं मिल रहे। वो किताब शायद ही कोई खरीदता होगा, वो आसपास में बांटने में चली जाती है और वो उसका लेखन दबकर रह जाता है। तो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि जो हमारे युवा वर्ग के जो लेखक हैं वो भी एक सोच के साथ उसको नहीं, एक टारगेट नहीं है उनका, कि एक टारगेट होना चाहिए कि आप जो लेखन लिख रहे हैं उसमें टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात है कि युवा एक सोच है, एक विचार है, वो एक शक्ति है और वो एक ऊर्जा है। तो उस युवा को वो लिखना चाहिए जो मौलिक है। वो एक बनी बनाई लीक पर चलता हुआ लिखे तो वो इतिहास कभी नहीं बन सकता। तो समय कम होते हुए मैं यही बात कहूँगी कि ऐसा लिखो कि सब पढ़े, वो कहो जो सब सुने। अभिज्ञात जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ हम अब चूंकि आज का आदमी का बहुत समस्या है, तो समस्या पहले भी थी, पहले भी रोजगार थे, बल्कि आज तो अवसर बढ़े हैं, पत्रकारिता में भी अवसर बढ़े हैं, साहित्यिक पत्रिकाओं में बढ़े, कैरियर बना सकता है। लेकिन फिर क्या वजह है? जैसे कई लोगों ने कहा पढ़ता ही नहीं है। आज कई युवा पढ़ता कहाँ है? आप जाइए पुस्तकालय में पूछिए कितने युवा जो है सब्सक्राइब करते हैं पत्रिकाओं को। मैं खुद कमेटी में हूँ एक पुस्तकालय के। तो अब तो पहले रोज कम से कम 150 किताबें लोग ले आते थे मेंबर्स, अब तो उनका 40 से 50 संख्या आ गई है।
वाचनालय में जाइए, वाचनालय में आपको लोग पहले लोग भरे रहते थे, लोग अखबार मैगजीन पढ़ते वाले, अब कहाँ हैं? इनको इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किताबें लोगों तक पहुंचना भी समस्या होती जा रही है। सरकार ने जो बुक पोस्ट वगैरह के माध्यम से बेचते थे, तो अब रजिस्टर्ड दूसरे तरह से किताबों का बुक पोस्ट नहीं होता है, तो कीमत बढ़ जा रही। किताबों का मूल्य पहले ही ज़्यादा था, और अब किसी मित्र को किताब भेजने जाइए तो 20-22 के बदले अब 40 रुपये 45 रुपये खर्च करिए। तो एक तो खर्च कर दिया गया। दूसरी बात है, किताब की दुकानें वो बंद हो गई, उसके बदले दूसरी चीज़ की दुकान खुल गई। तो अब शहरों में किताब की दुकानें नहीं हैं, तो उनके पास मजबूरी है कि किसी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो या तो PDF फॉर्म में पढ़ें, उसको ई बुक के रूप में पढ़ें, या फिर वो किताबें मंगवाएं ऑर्डर करके। किताबें लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन किताबों के अंदर जो युवा है, युवा पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो पढ़ रहा है उसके अंदर जो वरिष्ठ साहित्यकार जो किताबें लिख रहे हैं, वो युवाओं की समस्याओं को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब वे युवाओं की चुनौतियों को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो उनकी लिखी हुई किताबों में युवा अपनी समस्याओं को नहीं देख पा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि प्लेटफॉर्म अलग अलग हो गए हैं। अब आप देखिए कि मुशायरों के जो वीडियो आप देखिए कि कई कई मिलियन लोग देख रहे हैं। दुबई में मुशायरा होता है और हम इंतज़ार करते रहे कि दुबई के मुशायरे का क्लिप कब आएगा। एक तो भाषा का जो उर्दू और हिंदी का चक्कर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पढ़ रहा है, लिपि का मामला नहीं रह गया, तो सीधे सीधे समझ में आ रही है। तो लोगों ने प्लेटफॉर्म बदल दिए। अगर वीडियो पर कविता को सुनना या कहानी को सुनना, अगर आप पढ़ना नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी साहित्य से जुड़ना तो है, तो साहित्य जुड़ रहे हैं लोग। मैंने अभी हाल ही में युवाओं को केंद्रित टिप टिप बरसा पानी उपन्यास लिखा, जो युवाओं के प्रेम संबंधी समस्याओं पर है। यहीं के कलकत्ता के बुक फेयर में देखा कि तमाम किताबें मेरी बिकी। अभी तक तो मेरी पहला एडिशन ख़त्म हो गया है, अब अप्रैल में आएगा। मैं कोई ब्रांडेड बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि चूंकि मैंने युवाओं से जुड़ी हुई समस्या पर किताब लिखी, तो युवा उसको खरीद रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, मांग रहे हैं। तो वो बात नहीं है, प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो युवाओं को आकर्षित करने के लिए जो आरंभ में पाठ्यक्रम है हिंदी के, वो इतने रोचक होने चाहिए कि भले वो संदेश दें, लेकिन वो इतने गंभीर ना हो कि बच्चों को समझ में ना आए। अब आप तुलसीदास और कबीर को बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक तो खड़ी हिंदी में नहीं है, ऊपर से गंभीर संदेश हैं। तो बच्चों को के लिए अलग से किताबें पाठ्यक्रम हिंदी में लिखवाई जानी चाहिए, जो रोचक भी हों और संदेश भी दें। सिर्फ इस आधार पे नहीं कि फणेश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम कहानी लिखी और बहुत महत्वपूर्ण है तो हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो ये भी चीज़ है कि दिलचस्पी पैदा करने का जो काम है वो स्कूल के लेवल पर पहले होना चाहिए। रोचक ढंग से साहित्य रहे, जो संदेश परक रहे, और ये विचार किया जाए कि ये बच्चे को समझने में कहाँ तक सहायक है। तो उसे दिलचस्पी बन गई बचपन में, तो आखिरी समय तक उसकी दिलचस्पी बनी रहेगी। धन्यवाद। अभी हमने सविता पोद्दार जी को और डॉक्टर अभिज्ञात को कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा की, हमने सुना। आइए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें साहित्य से दूर होता युवा, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती सविता पोद्दार और बाद में डॉक्टर अभिज्ञात ने अन्य कुछ बिंदु भी रखे। आइए फिर बात करते हैं जितांशु से। जितांशु जी, तो आप एक पत्रिका निकालते हैं, पत्रिकाओं का इतिहास रहा है। पहले देखिए, आप तो निरंतर निकाल रहे हैं, बहुत कितने वर्षों से निकाल रहे हैं पत्रिका? 25 साल हो गए आपको निरंतर निकाल रहे हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। हर आपके आप वीकली भी निकालते हैं, मंथली भी निकालते हैं, डेली निकालते हैं। लेकिन देखिए, जितनी अच्छे साहित्यकारों ने पत्रिकाएँ निकाली, कोई 2 साल चली, कोई 4 साल चली, कोई 3 साल चली, बंद हो गई। जबकि मैं वो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वो निकाल सकते, उनका उतना साधन था कि पत्रिका को, एक मासिक पत्रिका को आप प्रकाशित कर सके हर महीने। ऐसा साधन तो हर व्यक्ति का होता है। साधन बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं देंगे, आम आदमी, कॉमन मैन, थोड़ा नौकरी पैसे करने वाला भी कुछ रुपया फाइनेंस कर सकता है। फिर क्यों नहीं निकल रही पत्रिका? आप भी तो निकाल रहे हैं। आप कोई बहुत बड़े औद्योगिक परिवार से तो नहीं आते हैं, नहीं आप कोई स्कूल के टीचर हैं कि आपको सैलरी मिलती है अच्छी, तो कैसे होता? अपना अनुभव बताइए। धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरफ फोकस किया। मैं ये साल पत्रिका 25 साल से सर इसलिए निकाल पा रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि
मेरा जो मिशन था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, वो नहीं है। लगातार युवा आ रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लगातार प्रूफ रीडिंग सीख रहे हैं, लगातार नई रचनाएं आ रही हैं, इसलिए हमने फॉर्म्स बदले हैं। पहले हम यूट्यूब को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन पिछले 3 साल से हमने यूट्यूब में जो हम लोग अपना एडिटोरियल लिख रहे हैं उसको यूट्यूब में वॉइस ओवर कर रहे हैं, रोज़ाना बुलेटिन निकाल रहे हैं नए फॉर्म में जाने के लिए। व्हाट्सएप में सुबह आदमी जगे तो उसे 10 पेज का 15 पेज का जो भी है मिले। और मुझे लगता है कि मिशन या महान ऐसा कुछ होता नहीं। जब तक विचार आ रहे हैं, जब तक नीरसता नहीं है, जब तक खुद का रिपीटेशन नहीं है, हम तब तक काम कर सकते हैं। ये युवा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपके साथ बैठकर जो लोग काम करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, जब उन्हें लगता है कि ये तो एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और आपको भी लगने लगता है, तो उस समय लोग अपनी पत्रिकाएं बंद कर देते हैं। मैं बहुत सारे, आपने इशारा भी किया, मैं बहुत सारे अपने अच्छे मित्रों को जानता हूं कि जो इस स्थिति में कि वो 3-3 पत्रिकाएं निकाल सकते हैं, लेकिन वो 2 पत्रिका 3 पत्रिका निकाल करके अब वो अपने परिचय के साथ लिख देते हैं इसके संपादक थे। तो और दूसरी बात यह है कि अपने समय के जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं उन सब के साथ मिलकर बैठने में मुझे अच्छा लगता है। मेरे जो साथ में काम करते, मैं उनको कहता हूँ कि ताज़ा टीवी चले जाओ, अभिया जी से मिल लो। और अच्छी बात यह है, बोलना भी चाहिए कि आपने अभी भी हमारे एक होली पर कवि सम्मेलन का संचालन किया जी, क्या अनुभव आपका? ये अनुभव है कि जो नए लोग हैं उनके पास विचार भी हैं और बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं। हमने हमारे 5 लोगों में 3 लोग एकदम युवा हैं, जिसमें एक तो शायद वाह भाई वाह के बाद में दूसरी बार इस यहाँ पे है और बहुत अच्छा उच्चारण है। तो चीज़ें खुद ब खुद करेक्ट होती हैं। और मेरा हमेशा भारतीय मेधा पर इतना विश्वास है कि चीज़ें खुद ब खुद करेक्ट करती हैं। और आप जैसे लोग हैं जो सही वक्त पर उंगली भी रखते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यही मेरा अनुभव है। लगातार काम करते रहना, और जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मैं अब कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं उस दिन हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन वो समय चलिए, अब राहुल पुष्प जी आप सारी बातचीत का समापन करिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट टाइम ओनली। बात यह है कि यहाँ युवाओं को साहित्य से जोड़ने में हम वरिष्ठ लोग जो हैं, वरिष्ठ लेखक हों चाहे संस्थाएं हों, उनका भी योगदान कम नहीं है। उनको भी चाहिए। जैसे हम इसी होली की बात लें, हर साल होली में कलकत्ते में लाखों रुपए खर्च होते हैं कवि सम्मेलन करवाने के लिए, जहाँ बाहर से कवि बुलाए जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कलकत्ते में जो लिखने पढ़ने वाले हैं, एक आध को छोड़कर शायद ही उसमें उनको स्थान मिल पाता हो। चाहे बाहर से बुलाते हैं आप उनको 50,000 60,000 लाख रुपए तक भी देते हैं, लेकिन अगर यहाँ के किसी कवि को अगर स्थान भूले भटके दे भी दिया तो आप 2-3 हज़ार देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ भी चाहिए कि हम उनको प्रोत्साहन दें। अब मैंने हिंदी एकेडमी में ही जब किया, इस बार राष्ट्रीय लोककथा सम्मेलन में 2 साल से करवा रहा हूँ, बंगाल में कभी नहीं हुआ था, तो इसमें युवाओं को मैंने इस बार प्रोत्साहन दिया। 4-5 युवाओं को लघु कथाकार के रूप में सामने जब मैं लाया, और उसमें प्रधान अतिथि के रूप में एक अखबार का संपादक भी था। अखबार के संपादक ने कहा कि लघु कथाकार जो नए नए हैं वो लिखें, हम छापेंगे उसको। और वो पत्रिका अखबार जो है हर रविवार को एक लघु कथा छाप रहा है, और नए नए जो लेखक हैं वो सामने आ रहे हैं। तो हमारा दायित्व तो अगर हम सही तरीके से निभाएं तो कहीं कोई कमी नहीं है कि युवा जो लेखक हैं वो सामने ना आ पाए। बिल्कुल वो सामने आएंगे। साहित्य से दूर होता युवा, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमने परिचर्चा की। ठीक होली के बाद, होली का माहौल ख़त्म हो गया, अब एक बाद में गंभीरता भी आ गई। इस गंभीर विवेचन में हमारे जो प्रतिभागियों ने काफ़ी अच्छी बातें कही, सार्थक बातें कही, एक मुद्दे को उठाकर उस पर काफ़ी विवेचना की उन्होंने, और क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं, युवाओं की क्या समस्या है, और क्या सिर्फ यही उन्हीं समस्याओं का कारण लिखते हैं और कोई कारण है, इन सब पर बड़ी अच्छी विवेचना की। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती सविता पोद्दार के, डॉक्टर अभिज्ञात के, श्री जितांशु के और श्री राहुल पुष्प के, जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए,
response@tajaTV.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।